तो हेलो गाइस। तो फाइनली हमारे PW ओनली IAS के प्रारंभ बैच में मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो चैप्टर था वो फाइनली अब ख़त्म हो जाता है। और काफ़ी लंबा चैप्टर था और बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर था। चलिए, आज तो वैसे लास्ट लेक्चर था इसका, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार क्या करता हूँ कि शुरुआत से पूरा रिवाइज करता हूँ और उसके बाद इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, क्योंकि चीज़ें भूल रही हैं धीरे धीरे, है ना। हालांकि जो चीज़ें थी वो हम लोग 10th में पढ़ ली हैं, बट अभी की बात की जाए तो 10th को पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया था और अभी हम लोग साइंस के फील्ड में आ चुके थे और फिर अचानक से हम आर्ट्स वगैरह पढ़ने लगे। तो चलिए एक बार जो पुराना हमने पढ़ा है वो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिचय की। परिचय की बात करें तो हम लोग ने देखा था कि सन 1757 में प्लासी का हुआ, फिर होता है 1857 की क्रांति और अंग्रेजों ने बड़े भारत के जो बड़े भूभाग पर अधिकार अपना कर लिया था। प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतियों पर भी पूर्ण इसने नियंत्रण कर लिया था। ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि जो जनता है उसमें एक असंतोष रहता है, जनता में असंतोष रहता है और शुरू होता है एक दौर जिसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर। और यही आंदोलन आगे चलकर हमें एक बड़ी सफलता, एक बड़ी आज़ादी दिलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आंदोलन का जनता में असंतोष तो था ही, बट असंतोष के बाद जो आंदोलन का दौर है वो शुरू हुआ ही क्यों। ये जो क्यों वर्ड आता है इसका उत्तर होता है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का अर्थ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ये एक भावना है, एक विचारधारा है जो कि देश प्रेम से संबंधित है। विचारधारा राष्ट्रवाद की, इसके उदय के पीछे कुछ कारण हमने देखे। उन कारणों में कुछ कारण थे जैसे कि अंग्रेजों का शोषण करना, कर, उनका जो टैक्स लेने की व्यवस्था थी वो एक बड़ा असंतोषजनक थी। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद, बहुत सारे जो हमने देखे, प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम हमने देखा था, शस्त्र अधिनियम देखा। उसके अलावा हमने और क्या क्या देखा था, सामाजिक धार्मिक आंदोलन हमने देखे हैं राष्ट्रवाद के उदय के। उसके बाद हम देखते हैं नस्लीय भेदभाव, अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण और एक लॉर्ड लिटन जो हैं उनकी जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो भी राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं शस्त्र अधिनियम सन 1878 को, शस्त्र अधिनियम सन 1878। इसके अंतर्गत भारतीयों को शस्त्र वगैरह के उपयोग से, शस्त्र रखने पर ही रोक रख लिया गया था। ठीक है, तो भारतीयों को शस्त्र रखने पर इसके अंतर्गत रोक लिया जाता है। कुछ भारतीय शस्त्र लेकर चलते थे, परंपरागत था उनका, जैसे कि सिखों का कृपण। यह नस्लीय कानून था, श्वेत शस्त्र रख सकता था परंतु अश्वेत पर प्रतिबंध था। श्वेत जो शस्त्र अधिनियम सन 1878 जो है वो केवल श्वेत लोगों पर नहीं लगता था, जो अश्वेत है उन पर लगता था। ठीक है, श्वेत लोग बचे हुए थे। इसके बाद आता है, ये भी एक असंतोषजनक कारण रहा। उसके बाद हम देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम सन 1878 में ही होता है ये भी। इसमें लॉर्ड लिटन आते हैं, वायसराय हमारे, और लॉर्ड लिटन वायसराय थे। ठीक 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 ठीक। तो ये क्या करते हैं कि अफगानिस्तान पर आक्रमण कर देते हैं। अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के बाद यहाँ का जो प्रेस है, भारत का जो पत्रिकाएं हैं, उनमें इनका बहुत आलोचना होने लगता है। आलोचना को देखते हैं लिटन साहब फिर वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लाते हैं। वर्नाक्यूलर का अर्थ है एक क्षेत्रीय, क्षेत्र से है, और यहाँ पर वर्नाक्यूलर भारतीय क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं। तो पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने के अंतर्गत ये वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम आता है। और इसके अंतर्गत एक अमृत बाजार पत्रिका, आई थिंक है, अमृत बाजार पत्रिका है, उसको निशाने पर लाया जाता है। परंतु ये भी अपनी चालाकी से अमृत बाजार पत्रिका इस जो अधिनियम है उससे बच जाती है, अपनी भाषा को चेंज करके, बंगाली टू इंग्लिश करके। इंग्लिश वाले भाषाओं पर ये अधिनियम नहीं लागू होता था, इसलिए पत्रिका जो है वो अपना जो भाषा है वो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद में हम देखते हैं कि नए गवर्नर जनरल बनकर आते हैं हमारे
लॉर्ड रिपन सन 1880 में। ठीक 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 ठीक। तो नए हमारे जो वायसराय जो हैं, भारत के नए वायसराय सन 1880 में बनकर आते हैं, लॉर्ड रिपन। और ये देखते हैं यहाँ पर कि जो न्याय व्यवस्था को देखते हैं, मतलब तो न्याय व्यवस्था के अंदर ये देखते हैं कि जो भारतीय है, भारतीय न्यायाधीश हैं, वो केवल भारतीय का केस देख सकते हैं, यूरोपियों का केस नहीं देख सकते हैं। परंतु यूरोपीय न्यायाधीश जो हैं वो भारतीयों और यूरोपियन दूसरों दोनों लोगों का केस देख सकते हैं। तो ये लाते हैं इल्बर्ट बिल सन 1883 में। इल्बर्ट बिल लाते हैं और इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि अब भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो भी यूरोपीय जो लोग हैं उनका केस सुन सकते हैं। इस पर यूरोपीय लोगों में विवाद हो जाता है और फिर एक इसमें संशोधन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ठीक है, भारतीय यूरोपियों का केस देखेंगे, परंतु जब भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों का केस देख रहे होंगे तो उस समय एक यूरोपीय न्यायाधीश होना आवश्यक है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से असंतोषजनक रहता है कि ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है, हम लोग का हमारे देश में आकर हम ही पर राज कर रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक संगठन की स्थापना होती है। अभी हम लोग के पास कोई अपना राजनीतिक संगठन संपूर्ण भारत के लिए नहीं था। कुछ छुटके मुटके संगठन थे, क्षेत्रीय संगठन, जैसे कि जमींदारी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये सब जो है ये क्षेत्रीय प्रभाव में थे, इनका प्रभाव बहुत ही सीमित था। अतः हमारा जो भारत है, हमारा जो राष्ट्रवाद है, उसके उदय को और एक जोर देने के लिए हमारे यहाँ स्थापना होती है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर एक प्रशासनिक सिविल सेवक हैं एओ ह्यूम की सहायता से अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन बनाने का प्रयास किया जाता है। आरंभिक योजना जो होती है वो पूना में सम्मेलन करने की होती है, परंतु हैजा नामक बीमारी के कारण ये जो पूना में होने वाला सम्मेलन होता है वो स्थगित हो जाता है। स्थगित होने के बाद पुनः दूसरे स्थान पर, जो कि स्थान होता है आई थिंक बॉम्बे, देख लेता हूँ, पूना में ठीक है, दूसरा स्थान होता है 1885 में बॉम्बे के गोकुल दास तेजवाल संस्कृत कॉलेज में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो WC बनर्जी बनते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला लेक्चर था वो खत्म होता है। दूसरे लेक्चर में हम लोग को बताया जाता है कि राष्ट्रवादी के चरण कौन कौन से थे। अभी तक 1885 में हम लोग घुस चुके हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हो चुकी है। अब आते हैं नरम गरम दल और गांधीवादी चरण पर। सबसे पहले हम देखते हैं नरम दल के बारे में। नरम दल जो है वो ये मानते हैं कि नरम दल सीधे सीधे टॉपर की तरह है ना, कि टॉपर लोग हैं कि गंदे लोग, गंदे बच्चे, ऐसे नहीं। तो नरम दल जो है वो अच्छे लोग टाइप हैं, वो मानते हैं कि अंग्रेज निष्ठापूर्ण है और वो जो कुछ भी करेंगे वो हमारे हित के लिए करेंगे। हाँ, उन्हें हमारी जो असुविधाएं हैं उनके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो कुछ सुधार नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको पता रहता तो जरूर करते, परंतु फिर भी जो सुधार होने चाहिए थे उनके लिए ये मांग करते हैं। इनके द्वारा जो सुधार की मांग की गई थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि पहले ये करते हैं राजनीतिक मांग। राजनीतिक मांग के अंदर ये कहते हैं कि व्यवस्थापिकाओं की स्थापना हो और कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलगाव हो। प्रशासनिक मांग की जाती है। प्रशासनिक मांग के अंतर्गत हम देखते हैं भारतीयों की प्रशासनिक सेवाओं में भागीदारी, सिविल सेवाओं की परीक्षा ब्रिटेन के साथ भारत में भी हो, इसकी ऐसी मांग होती है नरम दल की। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक मांग को। आर्थिक मांग में हम यही देखेंगे कि कर में कमी की जाए और जो नमक कर है उसमें भी कमी की जाए, विदेश में जा रहे काम करने वाले लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक मांग की। तो सामाजिक मांग में हम ये देखते हैं कि नस्ल भेद जो है इसका अंत किया जाए और शस्त्र अधिनियम निरस्त किया जाए, सिविल अधिकारों द्वारा सामाजिक मान्यता प्राप्त हो और लोक कल्याण पर अधिक व्यय हो। इसके बारे में देखते हैं न्यायिक मांग की। न्यायिक मांग तो हमने पहले ही इल्बर्ट बिल में पढ़ ही लिया है कि न्यायपालिका संस्था और भारतीय न्यायाधीश व यूरोपीय न्यायाधीशों को समान अधिकार मिले, है ना। इसके पहले तो भारतीय और उसको समान अधिकार नहीं मिलता था। फिर रिपन आते हैं। रिपन 1883 में
इल्बर्ट बिल लाते हैं, फिर कर्मकांड होते हैं, संशोधन होते हैं। ठीक है, इनकी सैन्य मांग ये थी कि सेना पर अधिक व्यय न किया जाए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उग्रवादी चरण को। उदारवादी चरण या नरम दल की बात की जाए तो ये चलता है लगभग 1885 से 1905 तक। 1905 के बाद चलता है हमारा 1918 तक उग्रवादी चरण या फिर गरम दल। गरम दल की बात की जाए तो सन 1905 से 1918 तक ये चलता है। गरम दल ऐसा मतलब फिक्स तो नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है एक ओवरव्यू के तौर पर। ठीक है, चलो भाई। गरम दल व स्वदेशी आंदोलन। पंजाब से लाला लाजपत राय, बंगाल से विपिन चंद्र पाल और बॉम्बे से बाल गंगाधर तिलक, ये तीन जो हैं ये प्रमुख नेता के रूप में गरम दल के अंतर्गत रहते हैं। प्रमुख नेता, इन नेतृत्वकर्ता भी कह सकते हैं। इन तीनों को सामूहिक रूप से लाल बाल पाल कहा गया। ये उग्र विचारों वाले थे जिन्हें तत्काल परिवर्तन चाहिए था। ये प्रार्थना नीति के विरोधी थे, परंतु नरम दल प्रार्थना नीति के समर्थक थे। अतः नरम दल और गरम दल में नहीं पड़ती थी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये चाहते क्या थे। ये चाहते थे आत्मसंगति और आत्म बलिदान पर जोर देना। उन्होंने अंग्रेजों की स्वार्थपरक नीतियों का विरोध किया, स्वराज की मांग की, स्वशासन की मांग की। हम देखते हैं कि जब ये चीज़ें जो हैं गरम दल ये बढ़ रहा होता है तो क्योंकि पूरे बंगाल में सबसे शिक्षित लोग उस समय पर बंगाल में रहा करते थे और बंगाल आर्थिक रूप से भी उस समय काफ़ी मजबूत था। अतः बंगाल में जो ये आंदोलन वगैरह हैं ये एक अलग ही लेवल पर होने लगते हैं। अंग्रेज डर जाते हैं। डरने के बाद सन 1905 ईस्वी में ये बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव लाते हैं और फिर बंगाल को दो भागों में विभाजित करने की बात होती है। एक भाग होता है जहाँ पर कि ये कहते हैं कि ये हिंदुओं के लिए भाग होगा, जिसको कि केवल बंगाल कहा गया। इसकी राजधानी कोलकाता रखी गई। और एक दूसरा बंगाल का दूसरा पार्ट हम कहते हैं पूर्वी बंगाल, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई और इसको मुसलमानों के लिए ये कहा गया कि ये मुसलमानों का क्षेत्र होगा। ठीक है, इसका कारण ये बताया गया क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है, बंगाल की प्रशासन को संभाल पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये बंगाल को नहीं संभाल पाएंगे और बंगाल का विभाजन करने के लिए मजबूर हैं ये। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, दो भाग में टूट जाता है। बंगाल विभाजन का विरोध होता है और स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। बंगाल विभाजन के विरोध के अंतर्गत बंगाल विभाजन निरस्त करने की मांग की जाती है। समग्र भारत में धरना प्रदर्शन होता है, विरोध का विस्तार होता है और विरोध बन जाता है स्वदेशी आंदोलन में। बंगाल से शुरू हुई कहानी अब स्वदेशी आंदोलन में बदल चुकी है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, क्योंकि इसका नाम ही स्वदेशी आंदोलन है, इसका मतलब है कि हम जो अपनी देसी चीज़ें हैं उनका हम लोग सपोर्ट करेंगे और जो विदेशी है उसका बहिष्कार करेंगे। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कपड़ों की होली जलाई जाती है। स्वदेशी आंदोलन से अंग्रेजों पर दबाव बनता है और मुस्लिम समुदाय में भय का माहौल बनता है, क्योंकि अंग्रेज अगर हारेंगे, अंग्रेज अगर दबेंगे तो मुस्लिम भी डर का माहौल में आ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिमों को ऐसा लगेगा कि अंग्रेज अगर हार गए तो फिर से सब कुछ एक हो जाएगा, बंगाल जो विभाजित हुआ है वो फिर से एक हो जाएगा और मुस्लिम जो है, मुस्लिम लोग अपना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र खो देंगे। इसलिए मुस्लिमों में भी भय का माहौल था और अंग्रेजों में भी भय का माहौल था। अब क्या होता है, अतः अखिल भारतीय मुसलमानों में डर का माहौल था तो मुसलमान क्या करते हैं, अब अखिल भारतीय मुसलमान संगठन बनाते हैं। 1906 में अखिल भारतीय मुसलमान मुस्लिम संघ की संगठन की स्थापना होती है, जिसमें 1000 से ज़्यादा मुसलमान शामिल होते हैं और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन होता है। यानी कि एक और इम्पोर्टेंट टर्म, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। अब मुस्लिमों ने अंग्रेजों से पृथक मुस्लिम निर्वाचन की मांग की। 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लाई जाती है। मुसलमान केवल मुसलमान को ही वोट देगा।
ये जो व्यवस्था है ये लाई जाती है सन 1909 में। ठीक है, जहाँ तक हम देख रहे हैं बंगाल विभाजित हो चुका है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन हो रहा है, मुस्लिम डर चुके हैं और मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कर चुके हैं। 3 साल बाद 1909 में निर्वाचन व्यवस्था भी आ चुकी है कि मुस्लिम लीग के अंतर्गत मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट देगा, हिंदू वोट नहीं देंगे, वो चाय पकौड़ी खाएंगे जब वोट चल रहा होगा तो। चलो भाई, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होता है कि अब आता है गांधी युग। सन 1909 के बाद 1918 तक हम देख सकते हैं गरम दल का जो शासन है वो, मतलब गरम दल जो है वो भारत में प्रभाव बनाए रहता है। परंतु अगर बात करें गांधी जी की तो 1918 से 47 तक गांधीवादी चरण के नाम से हम हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं गांधीवादी चरण क्या था। महात्मा गांधी का जन्म सन 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 2 मिनट में एक बार चेक करूं, 69 ही है ना यार, 2 मिनट 1869 में इनका जन्म होता है और इनके जो पिता हैं उनका नाम होता है करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम होता है पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम होता है कस्तूरबा। 1888 में वकालत की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन जाते हैं और फिर 1891 में भारत लौटते हैं, परंतु उनकी वकालत यहाँ पर नहीं चलती है। 2 साल बाद सन 1893 में दादा अब्दुल्ला व्यापारी केस के संबंध में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। यहाँ प्रिटोरिया से डरबन जाते वक्त रेल में इनको फर्स्ट एसी का जो है टिकट रहता है, परंतु इनको निकाल दिया जाता है ये कह के कि तुम अश्वेत हो और अश्वेत को नहीं ही यहाँ पर जगह है। यहाँ पर गांधी जी बहुत ही दुखी होते हैं और कहते हैं कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो भारत से दक्षिण अफ्रीका आए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। वो दुखी होते हैं और वहाँ पर आंदोलन करते हैं। आंदोलन काफ़ी प्रभावी रहता है और जो कुछ भी कहानी वहाँ चलती है। फिर परिणामतः नतल भारतीय कांग्रेस बनाकर भारतीयों के अधिकारों की ये मांग करते हैं साउथ अफ्रीका में। गांधी लगभग 20 साल यहाँ रहे और 9 जनवरी सन 1915 को भारत लौटे। चलो भैया, और 9 जनवरी सन 1915 को यहाँ पर भारत लौटे और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी सन 1915। 1915 का भारत 1893 के भारत से बिल्कुल भिन्न है। कांग्रेस एक सशक्त संगठन बन चुका है, भारत में स्वदेशी आंदोलन हो चुका है और मध्यम वर्ग राजनीति में सक्रिय है। गरम दल कमज़ोर पड़ा हुआ है और तिलक 6 साल की जेल काटकर 1914 में रिहा हुए हैं और इनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की महिला हैं उनके साथ मिलकर होम रूल आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाइयां हैं। नरम दल प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले व मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता नरम दल में शामिल हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के, अच्छा मुझे यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर लिखा है मैंने, नरम दल प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। मैं इसको एक बार चेक करता हूँ गूगल पे, नरम दल है गरम दल है। तो चलो भाई ठीक है, नरम दल प्रेरणा का स्रोत था। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु बन जाते हैं और कहते हैं कि आप 1 साल जो है भारत घूमिए, देखिए भारत कैसा है। उनके कहने पर गांधी जी भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर किसानों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है, किस प्रकार से अब जो भारत है उनके यहाँ से जाने के बाद किस प्रकार से भारत बदल चुका है, ये देखते हैं। और उसके बाद यही देखते देखते एक दिन आता है जब उनको बुलाया जाता है उनकी पहली सार्वजनिक सभा में। एक गांधी भ्रमण देखते हैं और किसानों की स्थिति दयनीय है, कोई इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति होती है सन 1916 बीएचयू में। बीएचयू के उद्घाटन के दिन सन 1916 में गांधी अपना पहला सार्वजनिक भाषण देते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ही खेद है कि राष्ट्रवादी नेता यहाँ के किसानों को राजनीतिक मुख्य धारा में नहीं जोड़ सकें और किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, इस पर वो बात करते हैं। गांधी के आरंभिक आंदोलन की बात की जाए तो 1916 में यहाँ पर जो अपना बीएचयू में ये भाषण वगैरह दे लेते हैं, उसके बाद एक
बिहार में एक चंपारण नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो किसानों को उनके 20 काठ जमीन में से 3 काठ जमीन पर नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। इसलिए इसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है और इसके अंतर्गत किसानों को अपने 20 काठ क्षेत्र में से 3 काठ यानी कि 3/20 भाग में क्षेत्र पे नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी जाती है। ठीक है। चंपारण के किसान क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ला के पास गए गांधी जी। शुक्ला ने गांधी को आमंत्रित किया। अच्छा, चंपारण के लोग गए राजकुमार के पास, राजकुमार शुक्ला जी गए गांधी जी के पास। गांधी जी आते हैं और सत्याग्रह शुरू करते हैं। सत्याग्रह सफल रहता है और कहानी आगे बढ़ती है। सन 1917 के बाद अब आते हैं अहमदाबाद मिल मजदूरों का समर्थन नाम के एक सत्याग्रह पर, जो कि होती है 22 फरवरी सन 1918 को। प्लेग महामारी के कारण मिल मजदूरों का जो है मिल में कारखानों में आना कम हो जाता है। मिल मजदूर को आकर्षित करने के लिए वहाँ का जो मालिक है वो ऑफर देता है कि तुम लोग आओ, तुमको 80 से 100% बोनस दिया जाएगा। वो आते हैं। जब स्थिति सामान्य बनती है तो जो बोनस है वो समाप्त कर देता है। समाप्त होने के बाद अंग्रेज मतलब सॉरी वहाँ के जो किसान वगैरह हो सॉरी जो मजदूर होते हैं वो विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमको 50% दिया जाए, 50% बोनस दिया जाए, और मालिक आते हैं 20% पर। विरोध होता रहता है। गांधी जी आते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं और मजदूरों को 35% बोनस पर बोनस दिलाते हैं और विवाद को समाप्त करते हैं। इसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च सन 1918। अधिक वर्षा के कारण गुजरात में खेड़ा में खरीफ की फसल नष्ट हो गई, भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने कर माफ नहीं किया। अकाल कोड के अंतर्गत यदि उपज का 1/4 से कम यदि उपज जो है 1/4 से कम हो तो कर न वसूला जाएगा। परंतु फिर भी किसान से कर वसूला गया, किसानों का शोषण हुआ। गांधी आए और सत्याग्रह आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने मांगे सुनी, कर संग्रह स्थगित हुआ जब संपत्तियां वापस की गईं और सत्याग्रह गांधी जी द्वारा रोका गया, परंतु यह सत्याग्रह भी सफल रहा। इसके बाद हम आते हैं कल के लेक्चर पे, सॉरी परसों के लेक्चर पे। फटाक से हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि आज का रिवीजन भी करना है। और मैं एक बार कैमरा देख लूँ अपना। ठीक 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 ठीक, मेरा स्टोरेज भर जाएगा यार, आधे घंटे का वीडियो होने वाला है भैया। चलो भैया, तो हम देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919। इसके अंदर मैं फटाफट पढ़ देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो मेरा स्टोरेज खत्म हो जाएगा। चलो भाई, सर सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर सन 1919 में रॉलेट विधेयक आता है और भारतीयों द्वारा इसका विरोध होता है और फिर 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है। मात्र आंदोलन की शंका पर लोगों को 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। इसका विरोध होता है। मोतीलाल नेहरू ने इसको न अपील, न वकील, न दलील कहा गया, न दलील की कहकर इसका विरोध किया। 6 अप्रैल सन 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आरंभ किया गया। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। इस बार आंदोलन का स्तर व्यापक था और प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन अगर कोई था तो वो था हमारा रॉलेट सत्याग्रह। इसके बाद पंजाब व दिल्ली में बहुत अधिक हिंसा हुई। फलस्वरूप अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया, सैन्य कानून। अप्रैल 1919 में बैसाखी का त्यौहार था। जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनरल डायर अंधाधुंध फायरिंग करता है और इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि और गांधी जो है वो कैसर हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। 18 अप्रैल सन 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह वापस किया और फिर इस आंदोलन ने भारतीयों की संगठित शक्ति का प्रदर्शन किया। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन पर और असहयोग आंदोलन पर।
हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर तुर्की हार जाता है ब्रिटेन से, और फिर मुसलमानों को डर होता है कि कहीं उनके जो धार्मिक नेता हैं खलीफा, जो कि तुर्की के सुल्तान हैं, वो कहीं उनकी गद्दी से हट न जाएं। इसके लिए वो खिलाफत आंदोलन करते हैं। गांधी जी आते हैं और कहते हैं कि अरे, खिलाफत आंदोलन को बदल दिया जाए असहयोग आंदोलन में, और हिंदू भी आपका साथ देंगे। वो तैयार हो जाते हैं। खिलाफत आंदोलन बदल जाता है असहयोग आंदोलन में। खिलाफत को गांधी ने स्वराज से जोड़ा। गांधी ने अंग्रेजों को असहयोग या बहिष्कार करने को कहा। उन्होंने कहा, असहयोग सही चला तो 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। कई लोगों ने वकालत छोड़ी, स्टूडेंट ने स्कूल छोड़े, सरकारी विद्यालय छोड़े, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, आंध्र प्रदेश में वन कानून तोड़ा गया, अवध क्षेत्र में किसानों ने कर देने से मना कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद चौरी चौरा कांड होता है सन 1922 में। इसके अंतर्गत 22 पुलिस वालों को मार जाता है, आग लगा दी जाती है, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर गांधी जी पर केस चला, 6 साल की सजा सुनाई गई, और 6 साल की नहीं, 2 साल बाद ही ये रिहा हो जाते हैं स्वास्थ्य खराब होने के कारण सन 1924 में। गांधी जी अब एक जननायक के रूप में सामने आ चुके हैं। अब गांधी जी जब गए तो 2 दल बट चुका था कांग्रेस में। एक होता है अपरिवर्तनवादी का दल, और एक हो जाता है स्वराजी वालों का दल। मतलब जो स्वराज चाहते थे एक दल, और दूसरा अपरिवर्तनवादी। कांग्रेस अब 2 भाग में बट चुका है। यहाँ पर ये स्थिति 1925 तक बनी रहती है। 1925 में 2 संगठन की स्थापना भी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है, और फिर यहाँ के लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम का परीक्षण करने के लिए आता ही है। इसके अंतर्गत 7 लोग होते हैं और 7 ब्रिटिश होते हैं। क्योंकि भारतीय इसमें नहीं होते हैं, इसलिए भारत वाले विरोध करते हैं, और फिर साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। अब होती है गांधी की पुनः एंट्री राजनीति में। हालांकि साइमन आंदोलन से सीधे नहीं जुड़े, परंतु इसी बीच हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय जो हैं उनकी मौत हो जाती है, और 17 दिसंबर सन 1928 को भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने लाला की हत्या में शामिल सैंडर्स को गोली मार दी। 1929 भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट नाम से संविधान बनाया और स्वराज की मांग की। गांधी जी ने अंग्रेजों को नेहरू रिपोर्ट लागू करने के लिए 1 साल का समय दिया। अंग्रेजों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और जवाहरलाल ने और अन्य नेता जो है वो नाराज होते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, और अध्यक्ष होते हैं नेहरू जी। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, और 1930 को 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं दांडी सत्याग्रह पर। गांधी जी जब जेल से रिहा होकर आए हैं सन 1924 में, उसके बाद वो फुटकरिया आंदोलन कर रहे हैं। बहुत किसी बृहद आंदोलन में वो शामिल नहीं हुए हैं। नेहरू रिपोर्ट जारी करने के बाद जब 1 साल के बाद भी अंग्रेज कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तब गांधी जी और अन्य जो लोग हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ होते हैं, और फिर गांधी जी सोचते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और फिर वो आते हैं कि यार ये नमक बहुत ही अजीब चीज़ है, नमक पर कर लगाया जा रहा है, और नमक हर व्यक्ति यूज़ करता है। तो उन्होंने दिमाग लगाया और शुरू कर दिया नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह शुरू करने के लिए सबसे पहले वो आते हैं साबरमती आश्रम से, और नमक सत्याग्रह शुरू करने के साथ ही वो शुरू कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं नमक सत्याग्रह को। दांडी मार्च 13 मार्च सन 1930 को गांधी जी जो हैं वो अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करते हैं। अपने 78 अनुयायियों के साथ वो निकलते हैं, और 240 मील यानी कि लगभग 300 किलोमीटर चलकर दांडी पहुंचते हैं। हाथ में एक मुट्ठी नमक उठाते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, और शुरू कर देते हैं नमक सत्याग्रह। और यही नमक सत्याग्रह आता है हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत।
नमक सत्याग्रह चल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है अंग्रेजों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद सत्याग्रह होते वक्त, और यहीं हम लोग की कल की कहानी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम आते हैं आज की कहानी पर। आज हम देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गांधी ने वायसराय इरविन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकी दी। इरविन ने गांधी को आंदोलन न करने व प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आने का न्योता दिया। इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा है और इधर गोलमेज सम्मेलन में आने का न्योता मिल जाता है हमारे गांधी जी को। अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों को बराबरी का वार्ता करने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि ये गोलमेज सम्मेलन था, कोई चौकोर या ऐसा वैसा नहीं था। गोलमेज का अर्थ यही है कि सबको समान यहाँ पर बोला जा रहा है। गांधी ने स्वराज निश्चित रूप से दिया जाएगा आश्वासन मांगा। इरविन ने आश्वासन न दिया। गांधी ने सम्मेलन का बहिष्कार किया और आंदोलन आरंभ ही रखा। बैठक कांग्रेस की अनुपस्थिति में हुई, मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ मगर कांग्रेस की अनुपस्थिति में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 साल तक कुछ खास परिणाम न रहा। इरविन ने गांधी को वार्ता के लिए बुलाया। 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन अल्पकाल के लिए बंद करने के लिए हामी भर दी। गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए हाँ कर देते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इस समय जो समझौता हुआ था, यहाँ पर गांधी चाहते हैं तो इरविन से ये कह सकते थे कि आप हमारे भगत, राजगुरु और आज़ाद जो हैं, इन 3 लोग को फांसी की सजा न दें। परंतु गांधी ऐसा नहीं करते हैं। इस पर अभी भी विवाद होता है। तो अब इस पर मुझे नहीं पता, बहुत मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक पूरी हिस्ट्री की इसकी कि गांधी ने ऐसा क्यों किया। बट अगर वो चाहते तो इन तीनों को बचा सकते थे। इसी पर यहाँ पर लिखा गया है कि यह समझौता भगत राजगुरु सुखदेव, अच्छा भगत राजगुरु सुखदेव, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो भगत राजगुरु सुखदेव को फांसी से बचाने का आखिरी मौका था। गांधी ने नहीं बचाया। समझौते द्वारा गांधी व अम्बेडकर के बीच दलितों के पृथक निर्वाचन मुद्दे पर विवाद हुआ। गांधी नाराज हो लौट आए और सविनय अवज्ञा पुनः आरंभ हुआ। ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी यहाँ पर असफल रहा। कुछ खास परिणाम इसका निकलकर नहीं आया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो होता है, इसका अभी कांग्रेस बहिष्कार कर देता है। द्वितीय में कांग्रेस जाता तो है, परंतु यहाँ पर गांधी और अंबेडकर 2 लोग गए होते हैं और इनके बीच विवाद हो जाता है। इस कारण जो द्वितीय है सम्मेलन वो भी असफल हो जाता है। अवज्ञा जारी रहता है। अंग्रेजों ने तृतीय सम्मेलन बुलाया। कांग्रेस आमंत्रित नहीं, अच्छा तीसरी बार कांग्रेस को आमंत्रित ही नहीं किया इन लोगों ने। बारे ये सम्मेलन भी असफल रहा। असफलता के बावजूद तीनों बैठकों के परिणामों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 जारी होता है। इसके आधार पर 1937 में चुनाव होते हैं, जिसके अंतर्गत 7 प्रांतों में कांग्रेस जीतता है। कांग्रेस की सरकार। शासन अधिनियम सन 1935 के बाद प्रांतों में भारतीय सरकार बना सकते थे। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस ने 7 राज्यों में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने एक भी राज्य में सरकार नहीं बनाई और 1939 में द्वितीय युद्ध आरंभ हो जाता है। मुस्लिम लीग 1937 के चुनाव में किसी प्रकार की कोई प्रांत में कहीं नहीं जीतता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दिया जाता है, बिना कांग्रेस की आज्ञा के और बिना कांग्रेस के विचार विमर्श के। अक्टूबर 1939 में नाराज कांग्रेस ने सभी प्रांतों की सरकारों से इस्तीफा दे दिया कि हमको तुम पूछे काहे नहीं बे, हम सभी प्रांतों से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा हो जाता है। मार्च 1940 मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव। 1940 मुस्लिम लीग आता है और अपना पाकिस्तान, यानी कि वो अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करने का मांग करता है। पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के रूप में मुस्लिम लीग मांग लेता है, मांग करता है, अभी तक उसको मिला नहीं है। ठीक है। 1940 में अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए अगस्त प्रस्ताव दिया, जिसके अंतर्गत स्वशासन देने का प्रस्ताव था।
यहाँ पर भी स्वशासन की ही बात की जा रही है। ये इस प्रकार से है जैसे कि एक डायरेक्टर होता है, एक प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल अगर ये कहे कि ये पूरा स्कूल मुझे दे दो, डायरेक्टर तुम छोड़ के भागो यहाँ से। तो डायरेक्टर क्या कहेगा कि ठीक है प्रिंसिपल साहब आप यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं वो चलाइए, परंतु ये जो पूरा स्कूल है ये तो मेरा ही रहेगा। इसी तरीके से कांग्रेस यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्टर तुम भाग जाओ, मगर डायरेक्टर यानी कि जो अंग्रेज हैं वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तो नहीं जाएँगे, आपको बस कह देंगे कि आप प्रिंसिपल की तरह स्कूल को सँभालिए। हम स्कूल में कोई आपका वो नहीं करेंगे, आप स्कूल को सँभालिए मगर आपके ऊपर तो हम ही रहेंगे। यहाँ पर वो बात होती है, जिसे गांधी ने अस्वीकार किया और अगस्त प्रस्ताव को गांधी द्वारा अस्वीकार किया जाता है और व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। विनोबा भावे पहले और नेहरू जो हैं वो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 25,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, यानी कि लगभग लाखों की संख्या में अभी तक ये जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। अंग्रेजों की सर्वदलीय सरकार ने भारतीयों से वार्ता के लिए क्रिप्स मिशन सन 1942 भेजा। यहाँ भी पुनः बात दोहराई गई कि स्वशासन ही देंगे। जो अगस्त में हुआ वो भी क्रिप्स मिशन में हुआ, स्वशासन, परंतु इनको चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी कि इनको बनना है प्रिंसिपल टू डायरेक्टर। ठीक है। कांग्रेस व गांधी ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया। क्रिप्स मिशन इस प्रकार से असफल रहा। 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता से नाराज हो गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया। करो या मरो की नीति अपनाई गई। युवाओं ने सरकारी विद्यालय छोड़े, संचार साधन पर रोक लगाई गई, सरकारी प्रतीकों पर हमला हुआ। समाजवादी जयप्रकाश नारायण भूमिगत गतिविधियां यानी कि छुप कर कार्यवाही करने लगे। आंदोलन के आरंभ के साथ ही गांधी अन्य नेता गिरफ्तार हो जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 के शुरू होते ही गांधी और जितने प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत लोगों ने क्षेत्रीय नेताओं का अनुसरण किया। अब गांधी निकल चुके हैं, अब आते हैं क्षेत्रीय नेता। क्षेत्रीय नेता अब संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं और क्या होता है, अनुसरण करते हैं। सतारा व मेदिनीपुर में समानांतर सरकारें बनी, अंग्रेजों का उन क्षेत्रों पर से नियंत्रण हट गया। रास बिहारी बोस व कैप्टन मोहन सिंह ने जापान की हेल्प से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया और आजाद हिंद फौज के रूप में ये इस आर्मी को आगे बढ़ाते हैं। इस फौज ने इम्फाल व कोहिमा के रास्ते दिल्ली पर आने का प्रयास किया, परंतु ये असफल रहे। ये तो एक कहानी है, मतलब इसमें कुछ बहुत जानने लायक नहीं है, बस एक बार सुन लूँगा तो मुझे भी अच्छा रहेगा। 23,000 सैनिक बने बंदी, चला मुकदमा, न मिली सजा, इसके अंतर्गत जो दिल्ली आने का प्रयास कर रहे थे। आंदोलन सन 1945 तक धीमे धीमे समाप्त हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1945 तक धीमे धीमे समाप्त हो जाता है, पर अत्यंत प्रभावी रहता है। अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर ही हो जाते हैं अंत में। इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने वाला होता है। वेवेल वायसराय, जो कि भारत के वायसराय होते हैं, ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग की बात की। वेवेल योजना लाए और इन्होंने कहा कि हम लोग तो टॉप पे रहेंगे, आप लोग नीचे के जो जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर्स सारे भारतीय ही रहेंगे, बट प्रिंसिपल जो है वो कहाँ का रहेगा, वो यूरोपीय रहेगा। ऐसा सिस्टम यहाँ पर हो रहा है। प्रिंसिपल और डायरेक्टर यूरोपीय रहेंगे, बट शिक्षक जो है वो शिक्षक सारे भारतीय रहेंगे, और वो भारतीय में भी 50% शिक्षक हिंदू रहेंगे, 50% शिक्षक मुस्लिम रहेंगे। अब यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे। 50% जो परिषद के कार्यकर्ता हैं वो हिंदू रहेंगे, 50% परिषद के कार्यकर्ता मुस्लिम रहेंगे। यहाँ पर मुस्लिमों के लिए तो फ़ायदा ही है, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी बस मात्र 25% थी, और तब भी उनको 50% परिषद सीटों पर बैठने का मौका मिल रहा था, बट वो इससे इनकार कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी परिषद सदस्य भारतीय, 50% हिंदी, 50% मुस्लिम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ब्रिटेन में नई सरकार बनती है जिसका नाम होता है लेबर पार्टी की सरकार। पीएम होते हैं इटली ये जो है ये 3 सदस्यीय मिशन भेजते हैं। इसने पाकिस्तान की मांग अस्वीकार किया।
पाकिस्तान की जो मांग है वो इसके अंदर अस्वीकार की जाती है। जिन्ना जिना मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 16 अगस्त सन 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस के अंतर्गत बंगाल में दंगे आरंभ कर देते हैं, जो कि बिहार से होते हुए संपूर्ण भारत में फैल जाता है। बहुत दंगे होते हैं, लाखों लोगों की मौत होती है। फिर वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन आते हैं। माउंटबेटन अच्छे आदमी होते हैं और हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन करते हैं और 15 अगस्त को आज़ादी की घोषणा कर देते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है, जहाँ के जनरल बनाए जाते हैं गवर्नर जनरल जिन्ना, और भारत के गवर्नर जनरल हमारे माउंटबेटन ही होते हैं। इस प्रकार से भारत जब आज़ाद हुआ तो उसको दुख था कि पाकिस्तान अलग हो गया, खुशी भी थी कि हम आज़ाद हो गए, और आज़ादी की कहानी खत्म हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।